नमस्कार बच्चों, हम लोगों का ये पहला चैप्टर चल रहा है और आज का जो टॉपिक है वो है मोहनजोदड़ो एक नियोजित शहरी केंद्र यानी कि नगर निर्माण योजना या नगर विन्यास। बच्चों, हमें इसमें ये पढ़ना है कि नगरों का निर्माण किस प्रकार किया गया था। बच्चों, हड़प्पा सभ्यता के विषय में जो हमारी जानकारी है वो सिर्फ पुरावशेषों या पुरातात्विक वस्तुओं पर आधारित है। सिंधु सभ्यता की जो सबसे खास विशेषता थी उसकी नगर निर्माण योजना, जो इस सभ्यता को समकालीन सभ्यता मेसोपोटामिया की सभ्यता से अलग करती है। बच्चों, हड़प्पा सभ्यता एक शहरीकरण सभ्यता थी जिसमें मोहनजोदड़ो प्रमुख शहर था। कौन प्रमुख शहर था? मोहनजोदड़ो जो है प्रमुख शहर था। लेकिन बच्चों, सबसे पहले खोजा गया कौन सा स्थल था? हड़प्पा स्थल था। और इसको हम पहले ही आपको पहले जो भाग हमने पढ़ाया था उसमें हमने आपको बताया था कि जब रेल की पटरियां बिछाई जा रही थीं तो ये सभ्यता प्रकाश में आई थी। बच्चों, चूँकि हड़प्पा सबसे पहले खोजा गया स्थल था और इसे ईंटें चुराने वालों ने बुरी तरह से नष्ट किया था। जैसा कि यहाँ पे देखिए, जो पहले जनरल थे अलेक्जेंडर कनिंघम जो थे, उन्होंने यहाँ पे कहा भी है कि और लिखा है कि, और जिन्हें जो भारतीय पुरातत्व का जनक कहा जाता था, उन्होंने लिखा है कि प्राचीन स्थल से यानी कि हड़प्पा स्थल से ले जाई गई ईंटों की मात्रा लगभग 100 मील, कितनी? लगभग 100 मील लंबी लाहौर तथा मुल्तान के बीच की रेल पटरी के लिए ईंटें बिछाने के लिए पर्याप्त थी। बच्चों, इतनी ज़्यादा ईंटें मतलब लोगों ने इस स्थल से चुरा करके ले गया था, अपने घरों में उन्होंने ईंटों को लगा लिया था। तो कहने का मतलब ये कि इस स्थल की जो कई प्राचीन संरचनाएं थी वो नष्ट कर दी गई थी, लेकिन इसके विपरीत जो मोहनजोदड़ो स्थल था वो कहीं बेहतर जो है संरक्षित था। और इसी वजह से जो है इस स्थल के बारे में हम लोग पढ़ते हैं। मोहनजोदड़ो के बारे में जो अभी हम लोग पढ़ेंगे वो क्या पढ़ेंगे, इसके अंतर्गत हमें नगर निर्माण योजना के अंतर्गत क्या पढ़ना है? दुर्ग स्थापत्य के बारे में पढ़ना है, बस्ती शहर निर्माण के बारे में, जल निकासी व्यवस्था के बारे में पढ़ना है, अन्नागार के बारे में हम लोग जानेंगे और स्नानागार के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। तो बच्चों, आगे बढ़ते हैं। तो बच्चों, मोहनजोदड़ो जो एक विशाल नगर था और मोहनजोदड़ो में नगरों या बस्ती का जो विभाजन हुआ था वो 2 भागों हुआ था। जैसा कि आपको इस चित्र में आपको दिखाई दे रहा है, यहाँ पे जो ये चित्र बना है, दुर्ग देखिए यहाँ पे बना है, ये निचला शहर, ये 2 भागों में विभाजित था बच्चों। तो जिसको क्या नाम दिया गया था? दुर्ग और निचला शहर नाम दिया गया था। तो बच्चों, दुर्ग जो था वो निचले नगर से जो है अपेक्षाकृत ऊंचे स्थान पर स्थित था। ये दुर्ग जो था ये ऊंचे स्थान पर स्थित था और जो निचला नगर था ये दुर्ग की अपेक्षा अधिक बड़ा और विस्तृत था। ये आपको जैसा कि चित्र में दिखाई दे रहा है, ये काफ़ी बड़ा है और लेकिन ये जो है छोटा है, लेकिन ये ऊंचे स्थान पर स्थित था। तो बच्चों, दुर्ग की ऊंचाई का जो कारण था वो यहाँ की संरचनाएं कच्ची ईंटों के चबूतरे पर बनी थी और यानी कि जो भवन यहाँ बनाए गए थे वो ऊंचे चबूतरे पर बने हुए थे। जो भवन यहाँ के बने थे, पहले कच्ची ईंटों के चबूतरे बनाए गए थे, फिर उसके बाद पक्की ईंटों का प्रयोग करके यहाँ के भवन बनाए थे। तो बच्चों, यहाँ एक ख़ास बात ये है कि दुर्ग को जो है दीवार से घेरा गया था। ये दुर्ग जैसे दुर्ग ये अलग दीवार से घेर दिया गया था और ये अलग दीवार से यानी कि एक सुरक्षा दीवार बना लिया गया था। तो ये दीवार से इसको घेर दिया गया था। तो बच्चों, और आप ये जो निचला नगर अभी आपने पढ़ा, तो यहाँ भी जो है निचला नगर भी जो है दीवार से घेरा गया था इसको भी। और यहाँ के जो निचला नगर था वहाँ पे भी कई भवन ऐसे थे जो ऊंचे चबूतरे पर बनाए गए थे और जो नींव का कार्य करते थे। तो बच्चों, जो चबूतरे एक बार मतलब बनने के बाद जो सारा शहर था यहाँ का
वो भवन निर्माणकार चबूतरों पर एक निश्चित क्षेत्र तक सीमित था। यानी कि इसलिए ऐसा प्रतीत होता है कि पहले बस्ती का नियोजन किया गया होगा, यानी कि प्लानिंग बस्ती बनाने की गई होगी, फिर उसके बाद दुर्ग को बनाया गया होगा। मतलब ऐसा प्लानिंग बना करके इस मतलब जो संरचनाएं थी उनका निर्माण किया गया था। तो बच्चों यहाँ एक चीज़ और थी कि जो निचले शहरों की जो किले बंदी गई थी, अर्थात निचले शहरों को भी दीवारों से घेरा गया था, लेकिन जैसे कि धौलावीरा और यहाँ पे आपको ये नीचे मतलब दिखाई दे रहा होगा, धौलावीरा और लोथल, ये दुर्ग है। देखिए धौलावीरा और लोथल जैसे जो स्थल थे वो भी पूरी तरह से किले बंद थी। मतलब यहाँ की भी जो पूरी बस्ती थी वो किले बंद की गई थी, जैसा कि आपको ये मोहनजोदड़ो में दिखाई देता है। तो लेकिन जो लोथल था वो उसका दुर्ग जो है दीवार से घिरा तो नहीं था, लेकिन वो ऊंचाई पर बनाया गया था। तो बच्चों भवन निर्माण के लिए जिन ईंटों का उपयोग किया गया था वे निश्चित अनुपात में बनी थी। ये यहाँ की एक मतलब एक खास विशेषता थी कि जो ईंटें यहाँ की शामिल थीं उनको धूप में सुखा करके भट्टी में पका करके उनको बनाया गया था और एक निश्चित अनुपात की होती थी, और जहाँ लंबाई और चौड़ाई ऊंचाई की क्रमशः 4 गुनी और 2 गुनी होती थी। यानी कि मतलब 4:2:1 ये इसका मतलब था। और मतलब लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई का मतलब यहाँ पे अनुपात दिया गया था। और ये पूरी जो इस प्रकार की जो ईंटें थी सभी हड़प्पा बस्तियों में लाई गई थी। इस प्रकार की जो ईंटें हमें दिखाई देती हैं वो सभी लगभग सभी स्थलों पर इस प्रकार की ईंटें हमें लगी हुई मिली हैं। बच्चों अब आते हैं हम लोग नालों का निर्माण, यानी कि जल निकासी की व्यवस्था। बच्चों नियोजित जो जल निकास प्रणाली थी वो हड़प्पा शहरों की एक प्रमुख विशेषता थी। बच्चों सड़कों तथा गलियों को लगभग एक ग्रिड पद्धति से में जो है बनाया गया था, यानी कि ग्रिड पद्धति थी और उसी से ये बनाया गया था। और ये एक दूसरे को समकोण पर काटती थी, यानी कि ऐसे, ये इसको क्या कहते हैं, ग्रिड पद्धति कहते हैं, और जो एक दूसरे को समकोण पर काटती थी। बच्चों यहाँ पे जो हड़प्पा की जो सबसे चौड़ी सड़क पाई गई वो लगभग 11 मीटर और सबसे कम जो लगभग 3 मीटर की थी। बच्चों हड़प्पा सभ्यता में छोटी बड़ी नालियों का जाल का बिछा होना ये एक बहुत अद्भुत है। और ऐसा प्रतीत होता है कि पहले नालियों के साथ गलियों को बनाया गया था और फिर उसके अगल बगल आवासों का निर्माण किया गया होगा। तो बच्चों इस समय सभी जो छोटी छोटी नालियाँ थीं वो बड़ी नाली में जो है मिलती थी, और इस प्रकार जो है नगर का जो सारा गंदा पानी था वो बाहर निकाल दिया जाता था उन नालियों के द्वारा। तो बच्चों कुछ स्थानों पर नालियों के बीच में गड्ढे भी होते थे, यानी कि जो नालियाँ बनाई गई थी उनको बीच बीच में जो है गड्ढे भी बने होते थे। वो शायद इसलिए होते थे कि नाली का जो कचरा था वो उसमें फंस जाए और जिसे बाद में निकाल करके उसको साफ़ कर लिया जाए, वो इसलिए यहाँ पे था। यहाँ पे देखिए यहाँ पे एक चित्र दिखाया गया है कि मोहनजोदड़ो की एक नाली और इसके विशाल प्रवेश द्वार। यहाँ पे देखिए यह किस तरीके से नालियाँ यहाँ की बनाई गई थी, ये इसमें दिखाया गया है। बच्चों गृह स्थापत्य यहाँ पे दिया गया है कि किस प्रकार से जो है निचले शहर में आवासीय भवन जो है बनाए गए थे। तो जो आवासीय भवन यहाँ पे बने थे बच्चों, तो घरों को जो बनाते समय इन्होंने एकांत प्रियता को ज़्यादा महत्व दिया था, उसको ध्यान में रख करके इन्होंने मतलब आवास को बनाया था। तो घर के मध्य में जो है आंगन बना होता था जिसके चारों ओर कमरे बने होते थे, जैसे कि यहाँ पे आपको चित्र में दिखाई देता है।
ये देखिए मध्य में ये जो भाग है ये आंगन होता था और इसके चारों तरफ आप देख रहे होंगे कि ये कमरे बने हुए थे। तो बच्चों संभवतः जो आंगन होता था वो खाना बनाने और कताई करने जैसी गतिविधियों का जो है वो केंद्र होता था, क्योंकि ख़ास तौर पे ये गर्म और शुष्क मौसम में बच्चों भूमि तल पर बने कमरों में खिड़कियां नहीं होती थीं। यानी कि ये कमरों की इसमें जो है खिड़कियां नहीं होती थी भूमि तल पर, जो मतलब यानी कि निचला जो स्थल था, मतलब यहाँ ये जो नीचे बनाया गया था यहाँ पे देखिए कोई खिड़की आपको दिखाई नहीं दे रही होगी। तो भूमि तल पर जो बने कमरे थे उनमें खिड़कियाँ नहीं होती थी। तो बच्चों प्रत्येक घर में ईंटों के फर्श से निर्मित स्नान घर होता था और जिसकी नाली दीवारों के माध्यम से सड़क की मुख्य नालियों से जो है जुड़ी होती थी। यानी कि हर घर में वहाँ पे जो है नालियाँ मतलब स्नान घर बना होता था। और नाली कहाँ होती थी, नाली दीवार के माध्यम से सड़क की नालियों में जा कर के वो जुड़ जाती थी और जिससे गंदा पानी बाहर की तरफ चला जाता था। बच्चों घरों का निर्माण एक तल से भी ज़्यादा होता था, यानी कि घर दो मंजिल के भी होते थे घर वहाँ के। और ऐसा अनुमान लगाया गया है क्योंकि छत पर जाने हेतु जो है बनाई गई सीढ़ियों के अवशेष भी हमें मिलते हैं, जैसा कि आपको इस चित्र में दिखाई दे रहा होगा कि आप ध्यान से देखिए। ये जो बना है ये यहाँ पे ये सीढ़ियाँ आपको दिखाई दे रही होंगी, ये सीढ़ियाँ बनी हुई हैं और जिसे ये अनुमान लगाया जाता है कि 2 मंजिल के भी उस समय मकान बने होंगे। बच्चों घरों में कुएं के भी अवशेष मतलब यहाँ पे पाए गए हैं। तो घरों के अंदर कुओं का निर्माण भी किया जाता था और प्रायः जो है बाहर आने जाने वाले कमरों में ये निर्मित किया जाता था। यहाँ पे अगर आप देखिए तो ये जो भाग है ये कुआं यहाँ पे आपको दिखाई दे रही है। यहाँ पे कमरा नंबर 6 दिया है, संख्या दी गई, आप अपनी बुक में देख लीजिएगा। तो यहाँ पे कुआं बना हुआ था और जो बाहरी कमरों में कुओं का जो निर्माण होता था बच्चों, वो राहगीरों की उपयोगिता को देखते हुए होता था। यानी कि कोई अगर राहगीर आए तो वो सीधे जो है जा कर के वो पानी का उपयोग कर सकता था, वो कुएं से पानी निकाल करके वो पी सकता था। इसीलिए कुओं का निर्माण जो है हमेशा बाहर वाले कमरे में किया जाता था। तो बच्चों यहाँ पे अनुमान लगाया गया है कि मोहनजोदड़ो में कुओं की कुल जो संख्या बताई गई है वो लगभग कितनी है, 700 थी लगभग यहाँ पे कुओं की संख्या। बच्चों अब हम पढ़ेंगे दुर्ग के बारे में, और भी हमने पढ़ा था निचला शहर के बारे में। बच्चों ये दुर्ग जो होता था वो निचले शहर से जो है अपेक्षाकृत ऊंचे स्थान पर स्थित होता था। तो आपको जैसा कि यहाँ पे देखिए दुर्ग का ये चित्र यहाँ पे दिया गया है, दुर्ग का नक्शा दिया गया है। तो बच्चों यहाँ पे आप देखिए किनारे किनारे ये संरक्षित जो है दीवार दी गई है। जो हमने कहा था दीवार मतलब दुर्ग को दीवार से घेरा जाता था, ये दीवारें थी वहाँ की। तो बच्चों यहाँ पर दुर्ग पर जो हमें ऐसी संरचनाओं के साक्ष्य जो है मिलते हैं जिनका जो प्रयोग किया गया था वो विशिष्ट सार्वजनिक प्रयोजनों के लिए किया जाता था। तो यहाँ पे कुछ विशाल संरचनाएं मिली हैं जिनके बारे में हमको अभी पढ़ना है, जैसे कि एक माल गोदाम के बारे में पढ़ना और विशाल स्नानागार के बारे में हम ये पढ़ना है। तो इनके अलावा भी बच्चों जैसे माल गोदाम मीन्स अन्नागार, विशाल अन्नागार यहाँ पे मिला है। तो बच्चों यहाँ पे सिर्फ यही 2 संरचनाएं नहीं थी, यानी कि माल गोदाम और विशाल स्नानागार के ही साक्ष्य नहीं मिले हमें कई प्रकार के, जैसे यहाँ पे देखिए विशाल ये आंगन दिया गया है, यहाँ पे दिख रहा है, यहाँ मतलब महाविद्यालय है और विद्यालय, यहाँ पे देखिए स्तूप का ये क्षेत्र दिया गया है और यहाँ स्तंभ वाला भाग दिया गया है। स्तंभ मतलब यहाँ पे मिला है, स्तंभों वाला जो है भवन, यहाँ पे हाल खूब बड़ा सा मिला हुआ जो स्तंभों पर टिका हुआ था। तो यहाँ पे कई संरचनाएं इस दुर्ग के अंदर जो है हमें मिली हैं, लेकिन यहाँ पे जो है आपके बुक में सिर्फ 2 के बारे में हमें पढ़ना है। तो इसमें एक माल गोदाम जो ऐसी जो है विशाल संरचना थी
बच्चों जिसके ईंटों से बने केवल निचले हिस्से शेष हैं। तो ये जैसा कि आपको यहाँ पे ये चित्र में आपको दिखाई दे रहा है, ये देखिए, ये जो भाग है ये माल गोदाम है, यानी कि अन्नागार, जिसमें अन्न वगैरह रखे जाते थे। तो बच्चों ये ईंटों से बने होते थे और इसका जो केवल नीचे का हिस्सा शेष है, जबकि ऊपरी हिस्से जो संभवतः ये बताया गया है कि लकड़ी से बने होते थे और पहले ही नष्ट हो गए, वो जो पहले नष्ट हो गए हैं। और जो ईंटों से बने थे उसका निचला भाग यहाँ पे ये दिख रहा है, ये निचला भाग है। बच्चों ये स्नानागार के पश्चिम में स्थित है। देखिए ये स्नानागार है, उसके ये पश्चिम में जो है ये अन्नागार पाया गया है। तो बच्चों ये अन्नागार जो है वो करीब 45.71 मीटर लंबा था और 15.23 मीटर चौड़ा था। बच्चों इसमें ये नहीं दिया, लेकिन हम आपको जानकारी के लिए हमने बता दिया। तो बच्चों इस प्रकार के जो अन्नागार हैं वो हड़प्पा स्थल में भी पाए गए हैं। ऐसा नहीं कि सिर्फ मोहनजोदड़ो में पाया गया, ये हड़प्पा स्थल में भी इस प्रकार के अन्नागार जो है पाए गए हैं। तो बच्चों इस प्रकार के जो अन्नागार के मिलने से यह लगता है कि हड़प्पा सभ्यता में बाढ़ या सूखा आ जाने के समय जो इन अन्नागारों से अन्न निकालकर लोगों की ज़रूरतों को पूरा करना था। इसी वजह से जो है ये अन्नागार या माल गोदाम बनाए गए होंगे। तो चलिए विशाल स्नानागार अब पढ़ते हैं। तो बच्चों ये जो विशाल स्नानागार है वो ये एक आयताकार जलाशय है, जो मतलब आंगन में बना एक आयताकार जलाशय है जो चारों ओर से एक गलियारे से घिरा हुआ है। जैसा कि आप चित्र में आप देख सकते हैं, ये विशाल स्नानागार है और ये आयताकार में है, देखिए जलाशय। और इसके देखिए चारों तरफ ये गलियां बनी हैं, आप ये देख सकते हैं चित्र में, ये गलियारे से ये घिरा हुआ है। और जलाशय के तल तक जाने के लिए बच्चों इसके उत्तरी और दक्षिणी भाग में 2 सीढ़ियाँ बनी, जैसा कि आपको दिखाई दे रहा होगा कि 2 सीढ़ियाँ जो है इसमें बनी हुई हैं। और उत्तरी और दक्षिणी भाग में उतरने के लिए। तो बच्चों इस स्नानागार की जो लंबाई थी वो 54 मीटर थी करीब, चौड़ाई 33 मीटर और बाहरी दीवार जो थी वो 3 मीटर मोटी होती थी। बच्चों जलाशय के किनारों पर ईंटों को जमा करके और जिप्सम के गारे के प्रयोग से इसे जो है जलबद्ध किया जाता था। और इसके तीनों ओर कक्ष बने हुए हैं और जिनमें से एक में एक बड़ा कुआं भी था। यहाँ पे देखिए जो खाने बने हुए हैं, कक्ष बने हुए हैं, कमरे बने हुए हैं बच्चों। और इसमें जो एक बड़ा कुआं भी मिला है हमें। और जलाशय में पानी एक बड़े नाले में बह, जलाशय से जो पानी जो होता था वो जलाशय से वो नाली के द्वारा बहा भी दिया जाता था। और इसके उत्तर में एक जो है गली के दूसरी ओर अपेक्षाकृत एक छोटी संरचना है जिसमें 8 स्नानागार जो है बना हुआ है, वो भी आपको दिख रहा होगा। तो बच्चों एक गलियारे के दोनों ओर 4-4 स्नानागार भी बने हुए। प्रत्येक स्नानागार से गलियारे के साथ साथ बने एक नाले में मिलती थी। संरचना का बच्चों इसके मतलब जो पुरातत्वविद थे उनके अनुसार स्नानागार का प्रयोग एक अनुष्ठानिक मतलब स्नान के लिए किया जाता था। ऐसा उनके अनुसार कहा गया है कि ये जो है अनुष्ठानिक यानी कि एक धार्मिक एक सार्वजनिक स्नान था, यानी कि धार्मिक स्नान का प्रतीक इसको कहा जा सकता है कि इसे। और ऐसा मतलब पुरातत्वविदों का मानना है कि अनुष्ठानिक स्नान के लिए इसका प्रयोग किया जाता होगा बच्चों। तो बच्चों आज हम लोग यहीं पे समाप्त करते हैं। थैंक यू।